बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका नेक्स्ट बिग टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले ना हम लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व की थी, और अगर क्लास 8 की बात की जाए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम लोगों ने अपना सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से भी किए, ग्राफ के मेथड से भी किए। तो ये भी उसी तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसे हमने सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं, और ये क्या कह रहे हैं कि राइट दीज मैट्रिक्स इक्वेशंस इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वेयर पॉसिबल या इफ़ पॉसिबल। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर इनका ऑर्डर देखें तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है और इसके सामने 2/1 की मैट्रिक्स है, और इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर भी 2/1 की मैट्रिक्स है। क्या ये दोनों कंफर्मेबल फॉर एडिशन है? तो इसके लिए हम पहले काफ़ी वर्किंग कर चुके हैं। नज़र आ रहा है कि पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रोज़ बराबर हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रिजल्टेंट 2/1 के बराबर आएगा। तो ऐसा ही हो रहा है, यानी ये पॉसिबल है कि हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो अब हम इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन के तौर पे लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 4 इंटू रो को कॉलम वाइज करते हैं तो 4 इंटू एक्स आ जाएगा प्लस 2 इंटू वाई, और इस साइड पर 3 इंटू एक्स आ जाएगा और 1 इंटू वाई। और ये पूरी मैट्रिक्स बराबर है किसके, 6 और 4 के। और अगर ऐसा हो तो हम कह सकते हैं कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, ऑर्डर भी सेम है, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है 2/1 और ये 2/1, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर होंगी, यानी 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 आएगा, और इस साइड पर 3x प्लस y इक्वल्स टू 4 आएगा। और यहाँ तक करने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि ये वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, और इसको हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन के तौर पर लिख दिया गिवन मैट्रिसेस को। और इसी से आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ऑर्डर ही है, पहले वाले का 2/2 है, सेकंड का 2/1 है, और रिजल्टेंट का भी 2/1 है। तो ये भी पॉसिबल है कि हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो रो और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू एक्स आ जाएगा प्लस 0 इंटू वाई, और इसी तरह सेकंड रो पर चले जाएं तो 0 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई आता है। ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगी और दूसरी साइड पर आपके 10 और 20 मौजूद हैं। जब आप इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लें तो यहाँ आ जाता है 5x प्लस 0 आएगा, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पर 4y आ जाएगा, ये आपके पास एक 10 आ गया और एक 20। तो हम इसको भी फिर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल करके 5x इक्वल्स टू 10 लिख सकते हैं और 4y इक्वल्स टू 20 लिख सकते हैं। और ये वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं जो कि रिक्वायरमेंट थी, और इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अगर तो सिंप्लीफाई करना हुआ या बुक के आंसर्स में देखेंगे कि अगर इसमें उन्होंने सिंप्लीफाई किया हो तो सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, अदरवाइज सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर कहा जाए तो ये बन चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं और इनका ऑर्डर एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं, जल्दी से हो जाएगा। और इसका ऑर्डर फर्स्ट रो का क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का 2/1 है, सेकंड का भी 2/1 है। तो क्योंकि रो और कॉलम बराबर नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट एज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस since left hand side of above equation cannot be multiplied or simplified। चलें जी, अब ये नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। इसका भी अगर आप ऑर्डर देखें, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का 1 रो और 2 कॉलम में 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से 2/1 आ जाएगा, और रिजल्टेंट 1/1 है। तो इसका जब आप ऑर्डर एनालिसिस करते हैं आपको नज़र आएगा कि ये इसके बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है और रिजल्टेंट का ऑर्डर
1/1 आएगा और यहाँ पर 1/1 ही लिखा हुआ है, यानी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि सिंप्लीफाई होके क्या इक्वेशन बनेगी। तो पहले तो आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड दोबारा लिख लें, यहाँ पर xy आ जाएगा, फिर ये y और 3 बन जाएगा। अगले स्टेप में ये 2 इसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये 5x आ जाता है और ये 3y आ जाएगा। ये आपके पास एक इक्वेशन आएगी और इस साइड पर 2 आएगा। अब यहाँ पर मज़ीद आगे चलें तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 5x + 3y = 2, और ये 5x + 3y = 2, इसको भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन के तौर पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये एक बड़ा एम्बिगुअस केस बनता है कि जब नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा हों और इक्वेशन कम हो तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपके लेवल पर और क्वेश्चन की ऐसा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अच्छा, अब ये रिवर्स वर्किंग है क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें उन्होंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और आपने इसको लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y की, और उसमें हम x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको एक कॉलम में लिखेंगे और y के कोफिशिएंट्स को दूसरे कॉलम में, और फिर उसके बाद एक मैट्रिक्स बनाई जाती है अननोन वेरिएबल्स की, और अननोन वेरिएबल्स के बाद जो तीसरी मैट्रिक्स बनती है वो बनती है कांस्टेंट की। तो इन 3 मैट्रिसेस को अगर हम एक ख़ास तरतीब में लिख दें तो वो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम स्पेसिफिक देखते हैं तो कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y की मैट्रिक्स बनेगी, x के कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं नज़र आ रहा लेकिन 1 होगा, और इसी तरह y का कोफिशिएंट भी 1 ही है। फिर नीचे आ जाएं तो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट -1 है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। फिर अगर आप अननोन वेरिएबल्स की बात करें तो अननोन वेरिएबल आपके पास एक x आएगा और एक y आएगा, और इसको इक्वल्स टू लिखेंगे कांस्टेंट के। कांस्टेंट आपके पास हैं 2 और 4। तो ये इस तरह जो है वो आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि ये जो अननोन है x और y, ये वाली मैट्रिक्स आ गई जिसका मैंने जिक्र किया था। और फिर कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स की बात करें तो कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स एक ये 2 और 4 आ जाएगी, अगर आपको नज़र आ रहा हो 2 और 4 जो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स है ये हो गई। और अगर आप थर्ड वाले की बात करेंगे जिसमें आपने कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनानी है तो वो भी यहाँ पर हम मालूम कर चुके हैं और आपको नज़र आ रही होगी 1 1 1 और -1। इसी तरह अब हम बाकी इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखते हैं। अब इसकी हमने 3 मैट्रिसेस बनानी है। तो पहली मैट्रिक्स बनेगी कोफिशिएंट्स की, फिर उसके बाद आएगी अननोन वेरिएबल्स की, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी साइड पर कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स आएगी। पहले कोफिशिएंट्स की थी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आप पहले x के कोफिशिएंट्स इस तरह लिखेंगे और फिर y के, और फिर यहाँ पर आपके अननोन्स आ जाएंगे, ये अननोन्स की मैट्रिक्स बन जाएगी और ये आपके कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अब ज़रा इनका ऑर्डर का बस याद रखिएगा। अब जैसे पहली क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 2 और 1 आ गया। और दूसरी साइड पे अननोन तो वही हैं x और y। कांस्टेंट पहली इक्वेशन में 90 था तो ये 90 भी आ जाएगा। अब नीचे सेकंड इक्वेशन में चलें, नीचे वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पर ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है, x बाद में आ रहा है और y पहले, लेकिन आपने जो मैट्रिक्स में ऑर्डर लिखा है उसको छेड़ा नहीं जा सकता। तो पहले ये x का कोफिशिएंट आ जाएगा जो कि -1 है, और फिर y का कोफिशिएंट आ जाएगा जो कि 5 है, और यहाँ पर आपके 10 ही रहेगा। हम इसको ना शुरू में इस तरह भी कर सकते थे कि इस इक्वेशन को रीअरेंज करके -x + 5y = 10 की फॉर्म में लिख के फिर आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को 1 और 2 करके मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें।
तो इससे ये क्वेश्चन भी हो जाता है। और अब नेक्स्ट इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे चलें। तो ये पहली वाली जो इक्वेशन है, इसको अगर हम x और y की फॉर्म में लिखें तो ये 0x प्लस y इक्वल्स टू 3 बनती है। इसी तरह सेकंड वाली को देखें तो ये 4x प्लस 0y इक्वल्स टू 4 बनता है। और इसको जब आप कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो आ जाएगी, फिर आपके अननोन वेरिएबल्स की मैट्रिक्स आ जाएगी, इक्वल्स टू डालेंगे और फिर कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स आ जाएगी। यानी हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इस तरह लिख सकते हैं कि आपके ये क्या आया था, ये पहली इक्वेशन है और ये वाली सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 0 है, y का 1 है, इसी तरह यहाँ पर x का 4 है और y का 0 है। x का 4 नहीं है बल्कि x का 1 है। इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ, रीराइट कर देता हूँ। ये 1x प्लस 0y इक्वल्स टू 4 आया था। तो यहाँ पर ये भी इक्वेशन आपकी 1x और 0y। और इस साइड पर अब चलें तो अननोन एक x था और एक y था। इस साइड पर क्या आएगा, इस साइड पे आपके 3 और 4 आ जाते हैं। तो इससे ये भी आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा चुका है। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाएं। 6 का ए का सब पार्ट 4 है। अब ये इक्वेशंस जो आपके सामने नज़र आ रही हैं, ऊपर वाली तो पहले x का कोफिशिएंट है, ठीक है, y का भी ठीक है, तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 ठीक है। नेक्स्ट पर चलें तो ये क्या लिखा हुआ है, पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। पहले x का कोफिशिएंट आ जाएगा, फिर y आएगा 1/2y और फिर यहाँ पर 2 आता है। ये इक्वेशन आपकी 2 कंसिडर होगी। अब इसको जब आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन के तौर पे लिखना है तो x के कोफिशिएंट्स पहले इस साइड पर आते हैं, फिर y के इधर आते हैं। तो x के कोफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन में 5/2 है और नीचे वाले में -4x, तो हम इसे इस तरह 5/2 लिख देंगे और नीचे -4। और y के कोफिशिएंट्स यहाँ पर -3 है और दूसरा y का है 1/2। तो ये आपके पास x y की मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बन गई। इधर आ जाएं तो अननोन x और y ही हैं और इक्वल्स टू डाल दें तो दूसरी साइड पर आपके 1 और 2 ही आएगा। और इस तरह जो है ये भी आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। और इस क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स थे, वो 4 पार्ट्स भी हो जाते हैं। क्वेश्चन 6 के पार्ट ए के सब पार्ट्स थे, ये चारों हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट से किया जाता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है, जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बनेगी वो सिंगुलर है और हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो आप स्टेटमेंट को सही तरह समझने की कोशिश करें तो आपको नज़र आएगा कि जो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है, चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, ये बराबर आएगी x का कोफिशिएंट आपके सामने 5 है, y का -4, इसी तरह x का कोफिशिएंट 10 है और y का कोफिशिएंट है -k। तो ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है और ये गिवन है कि 5 -4 10 और -k, ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। तो पहले तो सिंगुलर का बाय डेफिनेशन देखें तो बाय डेफिनेशन अगर आप इसे देखते हैं तो ये मैट्रिक्स यानी 5 -4 10 और -k, इसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। यहाँ पर आप बाय डेफिनेशन ऑफ सिंगुलैरिटी ये मेंशन कर देंगे। और इसका करने के बाद आगे चलें तो यहाँ पर प्रोडक्ट आएगी 5 और -k की, फिर माइनस लगाएंगे तो -4 और 10 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करने -5k -+4 10 40 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और इसे मज़ीद सॉल्व करने तो -5k
इक्वल्स टू 40 बनता है k की वैल्यू -40 डिवाइडेड बाय -5, इस तरह k की वैल्यू 8 आ जाती है। और यही आपके रिक्वायर्ड है कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी थी। इससे आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाला है। ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और ये आपका मेन टॉपिक है कि जिसमें आपने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड काफ़ी सिंपल है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, और जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स और कोफिशिएंट जो हम बनाते थे उसे हमने ए कह देना है। तो यहाँ से आपके पास ये ए मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट्स आएंगे और इधर वाई के। एक्स की कोफिशिएंट आ जाएगा 4, वाई का 3, इसी तरह यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये आपके पास एक मैट्रिक्स बनती है। और फिर आपने जो अननोन्स हैं उनकी मैट्रिक्स बनानी है, वो एक्स वाई आ जाएगी। और आखिर में आपने बी मैट्रिक्स बनानी है जो कि कॉन्स्टेंट्स की मैट्रिक्स होगी। इसको हम -6 और 1 का नाम देंगे। अच्छा, अब अगर आप पुरानी जो हम लोगों ने अभी तक 2 पार्ट्स किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, उसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें और रिव्यू करें तो आपको याद आएगा कि हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा था और मैट्रिसेस की फॉर्म को वापस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में लिखा था। यानी अगर आप इस पर गौर करें तो ये ए एक्स इक्वल्स टू बी के बराबर लिखा जाता है इस इक्वेशन को। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए एक्स इक्वल्स टू बी के बराबर आएगा। अब अगर आप दोनों साइडों पर इन्वर्सेस को ऑपरेट करें, यहाँ पर ए इन्वर्स ए एक्स आ जाएगा और इस साइड पर भी ए इन्वर्स बी आता है। ए इन्वर्स और ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी और ये एक्स, और इस साइड पर ए इन्वर्स बी इसी तरह आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स ही आता है और ये ए इन्वर्स बी आ जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने सारी वर्किंग की है ये आपके सामने, ये आपकी सप्लीमेंट्री वर्किंग है, ये रफ वर्क नहीं है। अगर आप इसके इर्द गिर्द यहाँ पर इसको बॉक्स बना देंगे सॉल्यूशन के सामने ही, तो ये बड़ा अच्छा एक अप्रोच होगी और मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। तो खैर, अब मेन क्वेश्चन पर आ जाएं। तो अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, हम अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी। और यहाँ से जैसे अभी हमने वर्किंग की है, एक्स किसके बराबर आएगा, ए इन्वर्स बी के। और अगर ए इन्वर्स की डिटेल में जाएं तो ये ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए के बराबर होता है और साथ बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और की पॉइंट है और वो ये है कि अगर तो डिटर्मिनेंट ए का 0 आ जाता है तो फिर हम इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, यहाँ पर इम्पॉसिबल लिख दिया जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर आपके सामने ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट के लिए यहाँ पर 4 आ जाएगा, इधर 3, इधर 1 और इधर 2 आएगा और स्ट्रेट लाइन लगाई जाएगी। अब जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 2 -3 इंटू 1, ये 8 - 3 आता है जो कि ए डिटर्मिनेंट है। यानी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी और इसी 5 को आपने फिर जो मेन इक्वेशन आपकी चल रही है इसमें यूटिलाइज भी करना है। और आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये मेन इक्वेशन चल रही थी, यहाँ से 1/5 आ जाएगा जो कि आपने यहाँ से निकाला। फिर आपके यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए आना है, ए मैट्रिक्स मेंशन कर दें, 4, 3, 1 और 2 आ जाएगी। इसका भी आपने एडजॉइंट लेना है और साथ बी मैट्रिक्स -6 और 1 आएगा। जब आप इसका एडजॉइंट लेते हैं तो ये 1/5 तो इसी तरह आएगा। इसके एडजॉइंट में 2 और 4 की जगह इंटरचेंज कर दी जाती है और -3 और -1 के साइन चेंज कर दिए जाते हैं। तो मैंने इसी तरह किया और आपके सामने 2 मैट्रिसेस आ गए। अब इन मैट्रिसेस को सॉल्व कर लें तो इस साइड पे करता हूँ, जगह कम है मेरे पास। तो ये 1/5 आ जाएगा। जब आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 6 -12 और 3 1 3,
-3 2 6 -3 इंटू 1 -3 आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर चलें तो ये -1 इंटू 6 के बराबर आएगा और +4, यानी हम इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -15, नीचे आ जाएगा 10। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो जो मैट्रिक्स थी आपके पास ये x थी, इसको अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो ये xy के बराबर था, तो ये xy मैट्रिक्स बराबर आ जाएगी ये 5 से डिवाइड होने के बाद -3 और 2 के, और इस तरह आपको x की वैल्यू -3 मिल जाएगी और y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब इस पूरे प्रोसेस का नाम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, और उसकी वजह यही है जो आपको नज़र आ रहा है कि हमने इन्वर्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। इसके अलावा जो मेथड मैट्रिसेस में आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो क्रैमर रूल है, जिसकी डिटेल हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच। अब ये नेक्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं और इनकी पहले अरेंजमेंट देख लें। एक्स का कोफिशिएंट 5 का और फिर कांस्टेंट है, इधर भी एक्स का कोफिशिएंट 5 का कोफिशिएंट और फिर कांस्टेंट है, यानी इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसी को हम इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास पहले ए मैट्रिक्स बनती है, पहले एक मैट्रिक्स आती है एक्स के कोफिशिएंट्स और वाई के कोफिशिएंट्स की, ये है -1 2 5 और 4 के बराबर। फिर आपने अननोन वेरिएबल्स की मैट्रिक्स एक्स और वाई बनानी है, और फाइनली आपके पास कांस्टेंट की मैट्रिक्स आ जाएगी जो यहाँ पर 1.5 और 3 के बराबर है। अब आपने क्या करना होता है, आपने इन तीनों मैट्रिक्स को लेट करना है कि जो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है वो ए के बराबर आएगी, और ए कितना है -1 2 5 और 4। फिर इसी तरह कॉन्स्टेंट्स की अननोन्स की मैट्रिक्स जो है वो कैपिटल एक्स कहलाएगी, ये एक्स वाई आ जाता है। और बी की बात करें तो ये -1.5 और 3 आ जाता है। और हमें पता है, क्या पता है कि हम सिस्टम को ए एक्स इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं और x बराबर आएगा ए इन्वर्स बी। इसमें इसकी तरतीब बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमने पीछे अभी पिछले ही क्वेश्चन में ये सारा बॉक्स में किया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे ए इन्वर्स ऑपरेट कर रहे हैं तो राइट साइड पे भी बी के लेफ्ट हैंड साइड पर ही आएगा। और इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए और उसके साथ फिर बी आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में हम एक नई टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम एक साथ ही सबको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके सामने 1 आ गया, फिर आपने स्ट्रेट लाइन की ब्रैकेट डालनी है जो कि डिटर्मिनेंट को शो करती है। और अगर आपको ए मैट्रिक्स नज़र आ रही हो, ये -1 2 5 और 4 के बराबर थी। फिर यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए लिया जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए था -1 2 5 और 4 का एडजॉइंट, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई की जाएगी थोड़े फासले पर बी मैट्रिक्स जो कि है 1.5 और 3 के बराबर। अब इससे आगे आपने क्या करना है, इससे आगे आपने पहले ये डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को सॉल्व करना है। अब इसका ना मैं आपको ड्रॉबैक भी बताता हूँ कि ये मेथड क्यों अवॉइड किया जाएगा अगर करना है। थोड़ी वर्किंग कर ले तो ये वैसे बेहतर है। तो यहाँ पे -1 इंटू 4 आता है, -2 इंटू 5 आता है, और इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये -4 और -10 बनेगा। इस साइड पर चलें तो एडजॉइंट की बात कर रहे थे हम, एडजॉइंट में 4 और -1 की जगह चेंज होगी, ये -2 और -5 आ जाएगा। इस साइड पर 1.5 और 3 था। अच्छा, ये मैं लेफ़्ट साइड पर कर चुका हूँ। राइट हैंड साइड पे जो ये दो हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 के साथ 1.5 मल्टीप्लाई होगा, प्लस डालेंगे, -2 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह -5 के साथ 1.5 मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 डालेंगे और उसके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। ये -4 और -10 ये 1/-14 आता है। और अगर आप 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 6 आता है, 3 को 2 से करें तो -6, 5 को 1.5 से करें तो ये तकरीबन -7.5 आएगा, और अगर आप 3 को -1 से करें तो यहाँ पर -3 आ जाता है। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय
-14 आएगा और इस साइड पर 0 है इधर। इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, -5 और 1.5 को और -1 और 3 को, तो ये आपके पास -10.5 आता है। और फाइनल स्टेप्स में हम बस तो यहाँ से जो XY मैट्रिक्स थी ये ऊपर तो 0 आएगा और अगर नीचे की बात करें तो ये -10.5 डिवाइडेड बाय 14 बनता है। इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो आपके पास रिक्वायर्ड X और Y के आंसर आ जाएंगे। और इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -10.5 और 14 को कैलकुलेटर से बेशक कर लें तो ये 0 आ जाएगा और ये 3/4, यानी x की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी और y की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और इसके आंसर को मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, अभी ये 2 क्वेश्चंस थे, मैंने आपके सामने 2 मुख्तलिफ मेथड से किए हैं। एक में पहले A के A इन्वर्स निकाला और फिर उसको सॉल्व किया। सप्लीमेंट्री वर्किंग के तौर पे ये ब्लैक कलर से यहाँ पे अगर मार्कर से बॉक्स बना लें तो ये काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन बन जाती है। ये आपने डिटर्मिनेंट निकाला था और फिर सॉल्व किया था, जबकि राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमने डिटर्मिनेंट साथ साथ ही लिए। अब इस मेथड का ये जो बाद में किया था, इसका ड्रॉबैक यही है कि अगर आप डिटर्मिनेंट, आपका एक्सपीरियंस नहीं है या आप पहले 8 डिटर्मिनेंट रफ में वर्कआउट नहीं कर लेते तो फिर ये 0 आ जाएगा और 0 आएगा, तो ये सारी चीज़ जो है वो प्रेजेंटेशन ख़राब करेगी। तो बेहतर है कि आप लेफ़्ट हैंड साइड वाले मेथड से ही करें, या फिर अगर आप डायरेक्ट राइट हैंड साइड वाला करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 ना आए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो इन क्वेश्चंस को हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। अब बाकी आगे 2 पार्ट्स हैं से इन्वर्जन मेथड के, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए का सब पार्ट 3 है और हमने इसको भी जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इन्वर्जन मेथड से ही करना है। मैं आपके सामने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ और मैट्रिक्स फॉर्म में इसे बाद में लिखेंगे। पहले इसको थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा टर्म्स को रीअरेंज करें तो ये जो पहली इक्वेशन है ये मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ और आगे इसी इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूँ। ये -16x है, इसे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये +16x बन जाएगा। 2y ऑलरेडी लेफ्ट पर है तो इसका साइन ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है और राइट साइड पर +10 मौजूद है। और इसी तरह सेकंड इक्वेशन को देखें तो ये 24x तो पहले ही लेफ्ट पर है, जब y वाली टर्म को लाएंगे तो यहाँ पर +3y आ जाएगा और जो कांस्टेंट है वो 15 है। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 बनेगी। इस इक्वेशन को मज़ीद आगे लेके चलें तो हम इन मैट्रिक्स फॉर्म इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपके पास पहले कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनती है जिसमें x के कोफिशिएंट पहले और फिर y के लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 16 है, y का 2 है, इसी तरह x का कोफिशिएंट 24 है और y का कोफिशिएंट 3 है। और इसके साथ जो दूसरी अननोन वेरिएबल की मैट्रिक्स आती है उसमें x और y ही आएंगे और फिर कांस्टेंट की जो मैट्रिक्स आती है वो 10 और 15 ही आएगा। अब हमने इसे लेट करना होता है, जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है उसे a के बराबर, तो मैं आपके सामने उसे a के बराबर लेट कर रहा हूँ। 16 है, 24 और 3 आ जाता है। और इसे मज़ीद अगर आप आगे लेके चलें तो पहले डिटर्मिनेंट निकालना मुनासिब होता है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ही आपका 0 आ जाता है तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाते इन्वर्जन या क्रैमर रूल से। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 और -24 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको जब सॉल्व करते हैं ये 48 आता है और 24 को 2 से करें वो भी 48 आएगा और इस तरह ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। अब क्योंकि ये डिटर्मिनेंट 0 है तो आप लिख देंगे कि A भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और अगर A सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो फिर इम्प्लीकेशन जाएगी कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल।
अब इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए है और उसका सब पार्ट 4 है। इन इक्वेशन को भी रीअरेंज कर लें, -x आ जाएगा, उसके बाद 7y की साइड चेंज होगी, या दोनों साइडों पर -7 ऑपरेट करेंगे तो ये -7y आ जाता है और इस साइड पर -9। इसी तरीके से सेकंड वाली को देखें तो ये पहले 2x वाली टर्म आएगी, फिर 14y, सिर्फ टर्म्स आगे पीछे किए, उसकी साइड चेंज नहीं हुई तो ये 18 इसी तरह आ गया। ये इक्वेशन 1 है और ये वाली इक्वेशन 2 है। अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखी जाएगी, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, फिर अननोन वेरिएबल्स की मैट्रिक्स और फिर कांस्टेंट की मैट्रिक्स। तो इस तरीके से जब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -x था, -1 आ जाएगा, ये आपके सामने -1 लिख दिए, और फिर -7 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 और 14 आएगा। इसके बाद जो अननोन वेरिएबल्स हैं वो x और y ही हैं और कांस्टेंट -9 और 18 ही है। तो हमने इसे लेट करना होता है a के बराबर, तो a मैट्रिक्स आ जाएगी -1, -7, 2 और 14। इतना करने के बाद आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये -1, -7, 2 और 14 पहले तो इसी तरह स्ट्रेट लाइंस में लिखा जाएगा, और फिर -1 के साथ 14 मल्टीप्लाई होने, फिर माइनस डालेंगे और -7 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, ये -14 आता है, ये +14 आता है, और इस तरह ये डिटर्मिनेंट भी आपके पास 0 आ गया। और अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो हम कहेंगे A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, और मज़ीद ये सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इस तरह आपका ये इन्वर्जन मेथड वाला पार्ट भी हो जाता है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस वाले क्वेश्चन में, और दूसरे वाले क्वेश्चन में भी आपका ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था क्योंकि ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर था। तो ये आपके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट बी का सब पार्ट 1 है, जहाँ पर एक नया मेथड आ रहा है, और ये मेथड है क्रैमर रूल का। अगर आपने क्रैमर रूल से कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है तो ये भी पहले मैट्रिक्स फॉर्म में जाएगी और फिर सॉल्व होगा। तो हम आपके सामने इसको देखें, रीअरेंज तो नहीं होना। अगर आपके सामने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं ये रीअरेंज नहीं होना, तो हम इसी को यहीं से इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेंगे। तो जब आप इसे इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं तो आपके पास पहले कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनती है जो कि 2, 3 और 5 और 10 आएगा, और यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स आते हैं, यहाँ पर y के, और फिर आपने अननोन मैट्रिक्स, अननोन वेरिएबल की मैट्रिक्स बनानी है x, y, और एंड पर यहाँ पर जो कांस्टेंट है इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर उसकी मैट्रिक्स आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसे लेट करके और फिर आगे लेके चलना है। और मैंने पहले भी कहा था कि जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है उसे a के बराबर लेंगे, तो ये 2, 3, 5 और 10 बन जाता है। फिर उसके बाद x कहेंगे अननोन वेरिएबल्स की मैट्रिक्स को, तो ये x, y आ गया। इसी तरह जो कांस्टेंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स को यहाँ पर 5 और 10 कहा जाएगा। अब इसमें क्रैमर रूल में आपको ax इक्वल्स टू b लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका a डिटर्मिनेंट निकालें ताकि चेक हो सके कि क्या इसका सोल्यूशन पॉसिबल भी नहीं है या नहीं है। तो उसके लिए ये 2, 3, 5 और 10 इसी तरह लिखा जाएगा। फिर आगे आपने 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को 3 से। इस तरह ये आ जाएगा 20 - 15, और यहाँ से आपके पास a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। अब ये जो 5 की वैल्यू है ये a डिटर्मिनेंट में, इसको इसी तरह यहाँ पर लिखा जाएगा। और इतना करने के बाद आपने इसकी 2 और मैट्रिसेस बनानी है। ये जो a मैट्रिक्स थी, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा हमने अभी ऊपर किया है, इसमें ये वाले जो नंबर्स थे ये x के कोफिशिएंट थे और ये y के, और यहाँ पर जो है ये कांस्टेंट्स हैं। अब इनकी मदद से हमने एक नई मैट्रिक्स बनानी है, dx उसे कहते हैं, और उसका डिटर्मिनेंट भी लेना है। तो मैं इसे यहीं पर स्ट्रेट लाइन में बना के डिटर्मिनेंट ले लूँगा। ये बनेगी कैसे,
कि जब आपने dx बनाना होगा तो आप x के कोफिशेंट्स को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। अब यहाँ पे x के कोफिशेंट 2 और 5 हैं, इनको रिप्लेस करें 5 और 10 से, यानी इस मैट्रिक्स में 2 और 5 की जगह आप 5 10 लिख दें और यहाँ पर 3 10 पहले का था वो उसी तरह आ जाएगा। ये कांस्टेंट्स आ गए और ये y वाले कोफिशेंट एज इट इज़ हैं। अब इनको सॉल्व कर लें तो 5 के साथ 10 माइनस 3 के साथ 10 आ जाएगा। अगले स्टेप में ये 50 माइनस 30 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास dx का डिटर्मिनेंट आ जाता है 20 के बराबर। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पर जो अगला अननोन वेरिएबल है dy, उसके लिए वर्कआउट करेंगे और उसमें भी इसी तरह करेंगे कि ये x के कोफिशेंट तो इसी तरह आएंगे लेकिन y की जगह c के कोफिशेंट्स आ जाएंगे इस a मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर 2 5 इसी तरह लिखा जाएगा लेकिन y के कोफिशेंट्स में 3 10 की जगह आप 5 10 लिखेंगे। और इसका भी जब आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो 2 इंटू 10 आएगा माइनस 5 इंटू 5, ये बनता है 20 माइनस 25 और जब माइनस कर लेंगे तो आपके पास dy की वैल्यू आएगी -5 के बराबर। अब ये जो आपके पास x आया है, dx आया है डिटर्मिनेंट और dy आया है, इन दोनों को यूटिलाइज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास अगर हमने x निकालना हो तो वो होता है dx डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट के। dx डिटर्मिनेंट 20 आया था, a डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 के बराबर था, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। और इसी तरह सिमिलरली जो y है उसके लिए dy का डिटर्मिनेंट को a डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है -5 डिवाइडेड बाय 5। इसे सॉल्व कर लें तो y की वैल्यू -1 आती है और ये दो आपकी अननोन वैल्यूज़ थी, ये x आ गया और ये वाला y आ गया। ये है जी आपका क्रैमर रूल और इसी तरह अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी और उसका सब पार्ट 2 है। इस क्वेश्चन की जो इक्वेशंस गिवन है इनको हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि x और y की टर्म्स हमें एक तरफ से ये x इसी तरह आ जाएगा, -2y को जब साइड चेंज करें तो ये 2y प्लस में बनता है और दूसरी साइड पे ऑलरेडी 2/3 है। इसी तरह यहाँ चलें तो ये -cx है, इसको अगर आप एक तरफ करें 3x + 4y बनेगा और इस साइड पर 3 है। अब इसको हम जो है वो लेट करेंगे ए मैट्रिक्स बनाएंगे। x के कोफिशेंट्स अगर आपको याद हो तो वो पहले वाला मेथड ये सारा 1 और 3 आ जाएगा और फिर y के कोफिशेंट्स आते हैं जो कि यहाँ पर 2 और 4 के बराबर हैं। फिर आपने अननोन वेरिएबल्स की मैट्रिक्स बनानी होती है, वो x और y आएगी और फिर जो कांस्टेंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स बनानी होती है। तो यहाँ पर ये 2/3 है और दूसरा 3 है। इस तरह ये मैट्रिसेस पूरी हो जाती हैं। अब आपने 1 बाय 1 सारे डिटर्मिनेंट निकालने। सबसे पहले तो ए डिटर्मिनेंट निकलेगा क्योंकि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो ये क्वेश्चन मज़ीद आगे चलेगा ही नहीं। तो ये आपके सामने ए डिटर्मिनेंट आ गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। यहाँ से ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा -2। और फिर हमने क्योंकि ये 0 नहीं है तो सॉल्यूशन पॉसिबल होगा और उसके लिए हमें अब dx निकालना है। dx के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो a डिटर्मिनेंट है इसमें ये x की कोफिशिएंट वाली जो वैल्यूज़ हैं इन्हें रिप्लेस कर देंगे b की वैल्यू से 2/3 और 3 से ये वाला 2/4, 2 और 4/4 नहीं है, 2 और 4 इसी तरह आ जाएगा और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगाई जाएगी। अब जब आप 2/3 को 4 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 3 से तो ये आपके पास आ जाएगा 8/3 और -3 2 6। जब आप इसे फुली सिंप्लीफाई कर लेंगे तो dx आपके पास आता है 3 6 18 8 -18 -10/3 के बराबर। और बिल्कुल इसी तरह अब आप dy को वर्कआउट करेंगे। उसके लिए आपने x के कोफिशिएंट को नहीं छेड़ना, 1 3 इसी तरह आ जाएगा। 2 4 की जगह 2/3 और 3 आ जाएगा। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 3 - 2 तो ये dy आपके पास 1 के बराबर आता है।
अब यहाँ से आगे बस हमने x निकालना है जो कि बराबर था dx डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट के। dx डिटर्मिनेंट आया था -10/3 जिसको डिवाइड करना है a डिटर्मिनेंट से, और a डिटर्मिनेंट था -2 के बराबर। जब आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आएगी +5/3, और इस तरह ये x = 5/3 आ जाएगा। और यहाँ चलें तो ये dy डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट आता है, और इसी तरह dy डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट है। dy डिटर्मिनेंट हम लोगों ने अभी निकाला था, वो 1 था, a डिटर्मिनेंट -2 था, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। इस तरह जो है वो आपका ये भी रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है, और ये आपका क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7b का पार्ट 3, और इसको अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन पहले थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ये दोनों 10 है, आप पूरी क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 6x बच जाता है, यहाँ पर 8y, और इस जगह पर 200 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ 8x आ जाता है -6y, और ये 10 10 100 आ जाएगा। अगर आप इसे एक और स्टेप करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 3x बन जाता है, ये 4y, और ये 100 आ जाएगा। इसी तरह इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 4x आ जाएगा, ये 3y, और इस साइड पर 50 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं, लेट कर सकते हैं एक ही फॉर्म में, और एक ही फॉर्म में इधर याद हो गए x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट आता था, x का कोफिशिएंट है इन इक्वेशंस में 3 और ये है 4, इसी तरह यहाँ पर 4 है और इस साइड पर -3 है। मैं यहाँ पर जो इक्वेशंस हमारी फाइनल फॉर्म बनी है उनको हाईलाइट कर देता हूँ ये कलर से। तो एक ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं और दूसरी ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। और इससे आगे चलें तो ये तो आपका इसी तरह आ गया। फिर x अननोन्स की मैट्रिक्स होती है, ये x y आ जाएगी, और फिर कांस्टेंट की मैट्रिक्स होती है, ये 100 और 50 आ जाएगा। इतना करने के बाद आपने ए डिटर्मिनेंट निकालना है क्योंकि वो तो प्री रिक्विजिट है दोनों स्टेप्स का। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यहाँ पे 3 4 4 और -3। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 -9 और 4 4 16, इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी -25 के बराबर। तो नेक्स्ट आपने dx निकालना होता है। dx का आपको पहले भी बताया था, फिर देख लेते हैं। ये x के कोफिशिएंट था, ये y, तो आपने x कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करके जो b की वैल्यू है 100 और 50 वो लिख देनी है, और y की वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 103 -300 बनता है, 54 200, तो ये इस तरह आ जाएगा। और यहाँ से dx की वैल्यू आएगी -500। और नेक्स्ट स्टेप में आपने dy निकालना होता है। dy का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी आपकी जो a मैट्रिक्स है ऊपर, उसमें x की वैल्यूज़ 3 और 4 इसी तरह आएंगी, लेकिन y की जगह आपने 100 और 50 लिख देना है। जब आप इस 100 और 50 वैल्यू देंगे तो ये आ जाएगा 3 × 50 150 के बराबर, और -400। जब आप इसे माइनस करेंगे तो dy डिटर्मिनेंट आ जाता है तकरीबन 250 250। और फिर आप x निकालेंगे, x बराबर था dx डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट के, और dx डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -500 और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -25। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। और इसी तरह अगर y को सॉल्व करें तो ये आपके पास dy डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट आ जाएगा, जो कि बराबर आता है किसके, dy डिटर्मिनेंट आया था -250 डिवाइडेड बाय -25 के, और यहाँ से y की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। तो इस तरह जो है वो आपके ये अननोन्स निकल आते हैं। ये x की वैल्यू आ गई है और ये वाली y की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का, और फिर हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी इंशाल्लाह।
लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 7 का पार्ट आपका बी चल रहा है और उसका पार्ट 4 है। तो यहाँ पर नंबरिंग थोड़ी सी गलत है, 7 का पार्ट बी और उसका पार्ट 4 है। हमने पहले इन इक्वेशंस को सीधा करके लिखना है। सीधे का मतलब है पहले x का कोफिशिएंट फिर y का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है वो इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर जाएगा। इस साइड आ जाए तो यहाँ पर पहले x का कोफिशिएंट और x वाली टर्म फिर y वाली टर्म और जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पर जाएगा। अब इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लेट करना है। ए में आपने x के और y के कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनानी होती है। तो यहाँ से आपके पास ये 16 और -24 आएगा। इस साइड पर ये 2 और -3 आ जाएगा। इसी तरह x आपके अननोन वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है, ये xy आ जाएगा और b आपके पास कांस्टेंट की मैट्रिक्स है जो कि 10 और 15 आ जाएगी। अब आपने ये डिटर्मिनेंट पहले निकालना होता है। कोई भी मेथड यूज़ करें मैट्रिसेस में तो पहले ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यहाँ 16 और 2, फिर यहाँ -24 और -3 आ जाता है। ये स्ट्रेट लाइन में देंगे और जब आप इसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को तो ये 16 मल्टीप्लाइड बाई -3 आएगा और फिर माइनस डालेंगे, -24 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा। अगले स्टेप में 16 3 -48 आता है, ये माइनस माइनस प्लस और ये 48 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये भी ज़ीरो आ गया। जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए सिंगुलर हो जाएगी और जब सिंगुलर हो जाएगी तो सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और इस तरह हमारा ये मैट्रिसेस का थर्ड एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो कल इंशाल्लाह सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट एक ही वीडियो में आएगी। तो कीप फॉलोइंग इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।